हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विद हाइट देखेंगे। यानी कि जब हम अर्थ के सरफेस से, ज़मीन से ऊपर स्काई की लेयर्स की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, यानी कि हाइट जब बढ़ती है ज़मीन से ऊपर की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर किस तरह से बदलता है, वेरी होता है। तो वो वेरिएशन हम अभी देखेंगे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, बेसिकली अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे, बिकॉज आपको पता होगा कि लैंड जो होता है ना, लैंड, ज़मीन, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। लैंड या ज़मीन जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो उस पे जब सन की रेज पड़ती हैं ना, तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है। थोड़ी थोड़ी हीट लेके भी वो बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता रहता है। स्पेसिफिक हीट कम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों से, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर से ही कंपेयर कर लीजिए, पानी से, तो पानी को गर्म करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ज़मीन। तो इसलिए तो ज़मीन की, जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो शाम वाम के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब सूरज चला गया, ज़मीन अभी भी थोड़ी सी गर्म है, तो उसे ठंडा करने के लिए लोग दुकान के बाहर आके पानी छिड़कते हैं, ताकि पानी जो है ज़मीन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर ले। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक अलग ही टॉपिक है। एंड बेसिकली ये डेरिवेशन जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी लंबा है, सो यहाँ पे मैं आसपास के डिस्कशंस डिटेल में नहीं कर सकता। बट इतना याद रखिए कि ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो गई, तो एयर की जो लेयर्स हैं जो इसके बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू दी अपर लेयर्स। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे की लेयर्स में ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर्स। इसके दो रीज़न हैं। बेसिकली क्या होता है कि नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दबते हैं, एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ की विसिनिटी में ज़्यादा होगा और दूर थोड़ा कम होगा। एनीवे, वो इफ़ेक्ट्स हम इतना ज़्यादा भी थर्मोडायनेमिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स एंड ऑल। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि नीचे जो है प्रेशर वेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक हैं। ऊपर की एयर थोड़ी सी कूलर रहेगी एज़ कम्पेयर टू नीचे की एयर, ऑब्वियस है। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा कोई एकदम एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि ये हॉट एयर है, ये कोल्ड एयर है, ऐसा नहीं है। मतलब एक ग्रेडियंट होगा, मतलब ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है सबसे ज़्यादा गर्म हो सकती है बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फिर ऊपर की लेयर थोड़ा कम गर्म रहेगी, फिर ये और कम गर्म, ये और कम गर्म, मतलब ठंडा होता चला जाएगा ऊपर ऊपर की तरफ। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर गिरता है ना विद हाइट, हाइट के हिसाब से जो टेम्परेचर गिरता है उसे हम लैप्स रेट के नाम से पुकारते हैं। लैप्स रेट यानी कि टेम्परेचर चेंज, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, उसे कहते हैं लैप्स रेट। अच्छा, बाय द वे, टेम्परेचर जो है कम क्यों हो रहा है? एक तो ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया कि ये वाली जो एयर है अर्थ के कांटेक्ट में है और ये गर्म हो गई, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है। अगर ये एयर गर्म हुई है तो ये क्या करेगी? एक्सपांड करेगी ऑब्वियसली, है ना? तो गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग, तो एक्सपांड करेगी। अब जब एक्सपांड करेगी तो सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच का मतलब जो गैप है, मीन गैप, मीन डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी कि नीचे की एयर जो है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो एयर कांटेक्ट में आई अर्थ के सरफेस में, उसकी डेंसिटी गर्म होते ही डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कूलर एयर है उसकी डेंसिटी के कंपेयर में इसकी डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ये एयर हैवियर है इसके मुकाबले, है ना? ये हल्की हो जाएगी ना, डेंसिटी इसकी डिक्रीज होगी मतलब ये हल्की हो गई।
तो बेसिकली ऊपर की एयर नीचे आएगी और नीचे की एयर जो है ऊपर जाएगी। फिर ऊपर की एयर जब नीचे आ रही है तो वो भी ज़मीन से टच होके क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होके फैल जाएगी, फैल जाएगी तो हल्की हो जाएगी और हल्की होके फिर से राइज़ करेगी। फिर ऊपर की एयर तब तक कूल हो चुकी है क्योंकि अब उसका कॉन्टैक्ट भी टूट चुका है और वो काफ़ी ऊपर राइज़ हो चुकी है। सो बेसिकली ऐसे करते-करते लेयर बाय लेयर जो है एक कन्वेक्शन करंट, मतलब ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो ऐसे कन्वेक्शन करंट जो है एटमॉस्फेयर में सेटअप हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो हॉट एयर है, जब ये ऊपर राइज़ कर रही है, आप इस बात को तो जानते हैं कि एज़ वी गो हायर एंड हायर, जितना ऊपर हम जाते हैं, तो प्रेशर घटता ही चला जाता है ना? प्रेशर डिक्रीज़ेज़ विद द एल्टीट्यूड। हाइट के हिसाब से प्रेशर डिक्रीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जब जाएँगे तो। तो प्रेशर जब घटता जाएगा तो एयर एक्सपांड ही होती चली जाएगी ना फिर तो। जब प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ती ही चली जाएगी। तो एयर कीप्स ऑन एक्सपांडिंग एज़ इट कीप्स ऑन राइज़िंग। तो एयर जो है एक तो पहले यहाँ पे एक्सपांड हुई क्योंकि गर्मी मिली उसे, हीट मिली, वो एक्सपांड हो गई, हल्की हुई, राइज़ हुई। लेकिन राइज़ होते-होते वो एक्सपैंड ही करती चली जा रही है, फैलती ही चली जा रही है बिकॉज़ प्रेशर हाइट के हिसाब से घटता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग जो है एडियाबैटिक प्रोसेस मान सकते हैं। इस एक्सपांशन को हम लोग एडियाबैटिक एक्सपांशन मान सकते हैं बाय द वे। क्योंकि हीट का जो फ्लो है, हीट का जो फ्लो होना होता है यहाँ से वहाँ जाना, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इस एक्सपांशन को हम एडियाबैटिक एक्सपांशन मान सकते हैं और कह सकते हैं कि dq इज़ 0 फॉर दिस प्रोसेस। अच्छा, जो ऊपर की जो कूल एयर है, हेवियर एयर है, कंपैरेटिवली हेवियर है ना वो, थोड़ी भारी है ना, तो वो जब नीचे आती जाएगी तो कंप्रेस होती चली जाएगी क्योंकि प्रेशर जो है बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो नीचे आती जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो भी गर्म होती चली जाएगी। समझ रहे हैं? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब वो नीचे आती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी तो वो बेसिकली वो हीट अप होती जाएगी। हीट अप इन द सेंस, सॉरी, हीट अप नहीं होगी, उसको ऐसा बोलना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी राइज़ होती जा रही है और ये प्रोसेस भी एडियाबैटिक माना जा सकता है। तो बेसिकली कंप्रेशन का वर्क हो रहा है, कंप्रेशन का वर्क हो रहा है, व्हिच इज़ अ नेगेटिव वर्क, ठीक है? कंप्रेशन का वर्क हो रहा है और एयर जो है इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ती जा रही है नीचे आते वक़्त। वैसे ही इसके साथ क्या हो रहा है, एक्सपांशन का वर्क हो रहा है, एक्सपांशन का। और जो है एयर, मतलब ये पॉज़िटिव वर्क है बेसिकली, ठीक है? और ये एयर जो है एक्सपांड होती चली जा रही है। ये जो एयर है ये एक्सपांड होती चली जा रही है और इसकी इंटरनल एनर्जी घटती चली जाएगी बाय द वे। डेल्टा यू डिक्रीज़ेज़। इसकी इंटरनल एनर्जी क्यों कम होगी? एक्सपांड हो रही है, हीट सप्लाई मिल नहीं रही है ना? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो एक्सपांड हो रही है, हीट सप्लाई मिल नहीं रही है, तो भैया खर्च क्या करेगी ये? अपनी इंटरनल एनर्जी को ही खर्च करके एक्सपांड होगी ना। इट इज़ एक्सपांडिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो इसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा ना और कूल होती चली जाएगी। मतलब जो नीचे से गर्म एयर आई थी ना, वो एक्सपांड हो गई थी। अब हाइट पे जब राइज़ कर रही है, तो एक्सपांड होती चली जा रही है और हीट अब मिल भी नहीं रही। ज़मीन पे जब टच थी तब हीट मिली थी। अब एक्सपांड होके ऊपर चली गई तो अब हीट नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी एक्सपांड हो रही है। बेवजह एक्सपांड नहीं हो रही है। एक्सपांड इसलिए हो रही है क्योंकि प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम है और एक्सपांड हो रही है और हीट नहीं मिल रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अरे हीट ज़मीन से ऊपर थोड़ी ना इतनी जल्दी पहुँच जाएगी बाय एनी मेथड। हीट हीट ट्रांसफर का प्रोसेस स्लो होता है। तो बेसिकली एक्सपांड हो रही है तो अपनी एक्सपेंस पे मतलब इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पर ही एक्सपांड हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी घटेगी ना उसकी। आई होप कि आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ रही है। वैसे ही ये बंदा बेसिकली जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे जो लेयर आ रही है, वो कंप्रेस होती चली जा रही है। जब वो जाके टच होगी अर्थ से तब उसको हीट वीट मिलेगी, लेकिन अभी तो वो कंप्रेस होती चली जा रही है ना। तो खुद ही उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, पूरा का पूरा वर्क इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज़ प्रोसेस एडियाबैटिक है, कहीं और से हीट तो आ नहीं रही है। कहीं और से हीट आ नहीं रही है,
तो बेसिकली ये क्या हो रहा है ना कि कंप्रेशन के वर्क की वजह से अरे यूज कीजिए ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि डी क्यू तो जीरो हो चुका है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो है इस बात को समझिए, यहाँ पे भी वही लिखना है आपको। बाय द वे फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, उसमें भले आप साइन कन्वेंशन की वजह से चीज़ें प्लस माइनस करें, फॉर्मूला वही है कि डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू या वट एवर, डी डी लिख दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए एनीवे उसमें भी फिलहाल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, डेल्टा यू इंक्रीज हो रही है। अरे भाई समझो इस बात को। कैसे इसको आप बोलोगे सर इसको कोरिलेट करो, है ना, इसको इसके साथ कोरिलेट करो। तो भाई दिखा देता हूँ अब आपको, आप इतना कह ही रहे हैं तो एक सेकंड, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए डेल्टा यू जो है ना वो माइनस जी डब्ल्यू है, माइनस डी डब्ल्यू। डेल्टा यू जो है माइनस जी डब्ल्यू है या माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, वॉट एवर। ठीक है, डी लिख दीजिए दोनों साइड पे अगर आप चाहें तो। सो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू है ना, और डेल्टा डब्ल्यू है कितना, पी डी वी है, प्लस पी डी वी, प्लस पी डी वी डालिए। तो डेल्टा यू तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, मतलब घट रही है ना इंटरनल एनर्जी, है कि नहीं। तो क्योंकि एक्सपांशन का वर्क है, एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव होता है, एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे डाल दी। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आ रहा है कि भाई इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वैसे ही यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे तो डेल्टा यू जो है माइनस ऑफ डी डब्ल्यू है, लेकिन डी डब्ल्यू खुद क्या है, कंप्रेशन का वर्क है, माइनस पी डी वी है। तो डेल्टा यू तो प्लस आ गया ना भाई, तो डेल्टा यू इंक्रीजेज। आई होप कि आपको ये बात अब जाके समझ में आ चुकी होगी। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ये नीचे की लेयर अर्थ से टच होके हीट हो रही है, गर्म हो रही है और एक्सपांड हो रही है, और एक्सपांड हो रही है तो राइज हो रही है, और राइज होते वक्त और एक्सपांड होती ही चली जा रही है, बिकॉज ऊपर प्रेशर कम 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 है। लेकिन ऊपर अब जाते वक्त वो कूल इसलिए होगी क्योंकि अब हीट की सप्लाई बंद हो चुकी, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके ही एक्सपांड हो सकती है। तो बेसिकली वो कूल होती चली जाएगी, और नीचे आने वाली एयर जो है अपने आप ही हीट होती चली जाएगी, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है नीचे आते वक्त। और जब नीचे टच हो जाएगी तो हाँ ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से और भी हीट हो जाएगी, है ना, वो एक अलग अलग चीज़ है। बट ऊपर जाते वक्त आपको कूलिंग मिल रही है, नीचे जाते वक्त आपको हीटिंग मिल रही है, और दोनों ही एडियाबैटिकली हो रहा है। तो ऊपर की लेयर्स में टेम्परेचर कम रहता है यूजुअली, और नीचे की लेयर्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त जो है टेम्परेचर घटता है, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या हाइट, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है, और इसी को लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स लैप्स होना, कम होना, गिरना, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो लैप्स रेट कहते हैं इसे। आई होप कि आपको अब लैप्स रेट का क्या मतलब है वो भी समझ में आ गया है। अब क्योंकि प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो एडियाबैटिक हैं, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी कैन यूज द एडियाबैटिक इक्वेशन T रेज़ टू गामा P रेज़ टू 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। ये वाला हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे आप एयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एयर को क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज एयर इज एन आइडियल गैस। अब आप बोलेंगे सर एयर भला आइडियल गैस कैसे हो गई। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एयर का बिहेवियर है ना एकदम एवरेज बिहेवियर, एवरेज। एवरेज बिहेवियर का मतलब ये है कि देखिए इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वॉटएवर जो भी वाटर वेपर है। हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं है बट ठीक है, मतलब है, सब अलग अलग गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, वॉटएवर। तो कुछ गैसेस का बिहेवियर आइडियल से नेगेटिव साइड पे होगा, मतलब लेफ्ट साइड पे होगा, थोड़ा आइडियल से कम होगा। कुछ का आइडियल से ऊपर होगा, इन द सेंस पॉजिटिव साइड पे होगा। आइडियल बिहेवियर जो भी बिहेवियर होता है उसका कुछ नेगेटिव साइड पे होंगी गैसेस, कुछ पॉजिटिव साइड पे, और उनका सब मिक्सचर है एयर, उनका मिक्सचर है एयर। तो एयर का बिहेवियर अप्रोक्सीमेटली आइडियल है, ऐसा हमने देखा है। ये मैं खाली ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली एयर जो है फेयरली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ओबे करती है ओवर अ लार्ज रेंज।
तो एयर को आइडियल गैस मान सकते हैं और फिर आइडियल गैस की जो एडियाबैटिक इक्वेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस एडियाबैटिक है। आई होप कि आपको ये बात बखूबी समझ में आ रही है। ठीक है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम नेचुरल लॉग बोथ साइड्स पे ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, गैमा लॉग टी, है ना, ये बंदा, इसका गैमा लॉग टी हो जाएगा। और ये जो है फिर हाँ दोनों मल्टीप्लाई में है ये दोनों टर्म्स, तो प्लस में आ जाएंगे और फिर वापस से इसका जो है वो क्या हो जाएगा, 1 - लॉग पी इक्वल्स टू लॉग ऑफ के। करेक्ट है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब चीज़ों को आप यहाँ वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर 1 - log p is - log t plus log k, differentiating both sides, है ना, differentiating the above equation, तो हमें क्या मिलेगा, 1 - 1/p dp, ठीक है, एंड माइनस गैमा 1/t dt प्लस 0, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएशन पता है ना, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1/x आता है, 1/x dx, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1/x dx है। सो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, सो मैं बेसिकली क्या हो गया, dp/p इज गैमा अपॉन 1 - dt/t, करेक्ट है। ये जो माइनस था इसको मैं उठा के इसमें ले आया, तो ये गैमा माइनस, ओ सॉरी, हाँ गैमा -1 बनेगा। मैंने माइनस एब्जॉर्ब कर लिया बट इसको गैमा -1 नहीं लिखा, दैट इज़ माई मिस्टेक। ओके, और फिर उसको नीचे लेके आ गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दी। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए आइए चेक करते हैं कि प्रेशर कैसे बदलता है हाइट के साथ। तो अगर इसको हम ज़मीन मान लें तो बेसिकली एक लेयर कंसिडर करते हैं ऊपर एयर की, और ये जो है हाइट है, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ दैट लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड वहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं कि P है, P। अब हम ज़रा सा ही ऊपर जाएंगे, बहुत हल्का सा, बाई DH डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस है, इनफाइनाइटेसिमल हाइट है। इतना से हाइट इंक्रीज करेंगे तो एक अगली लेयर आ जाएगी ऑब्वियसली, है ना। तो एक अगली लेयर आ गई है। अभी ये जो लेयर है इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जिसका जो बेस एरिया है वो यूनिटी है। बेस एरिया यूनिटी बोले तो मतलब वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इनटू हाइट सपोज, है ना। हाइट यहाँ पे DH है, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम DV। समझिए समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे समझिए। स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्या रहेगा, एरिया इंटू DH हाइट, और एरिया को हमने यूनिटी ले लिया है, तो सिंपली DV इक्वल्स टू DH हो जाएगा। एरिया यूनिटी ले सकते हैं ना, मतलब यूनिट स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर मे बी द यूनिट्स, टेक द वैल्यू ऑफ द एरिया टू बी 1। ऐसा हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चुनेंगे, तो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट चुना है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज दैट वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका जो बेस एरिया है वो यूनिटी है। ओके, तो उस बेस एरिया यूनिटी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे DH से, तो यू आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट समझ में आ गया आपको, राइट। अब देखते हैं, अच्छा सॉरी, देखते क्या, यहाँ पे तो प्रेशर भी तो लिखना पड़ेगा। तो प्रेशर यहाँ पर P - dP होगा, बिकॉज प्रेशर घटता है ना, तो प्रेशर यहाँ से जाने में DP चेंज हुआ होगा, तो P - dP इज द फाइनल प्रेशर। तो लोअर लेयर का प्रेशर P है और अपर लेयर का प्रेशर P - dP है। हमारा मकसद है इस -dP की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो ये -dP की जो वैल्यू या फिर बेसिकली dP की जो वैल्यू है, ये निकालने के लिए आप पहले मास ऑफ द एलिमेंट कंसीडर करें। सो मास ऑफ एलिमेंट जो है, मास ऑफ एलिमेंट इज सिंपली
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, है ना. सो दैट इज द स्मॉल मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. सो इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. अब वो जो वॉल्यूम है वो तो हमको डी एच आया है ना, बिकॉज वॉल्यूम वॉज एरिया इनटू हाइट एंड वी हैव गॉट दिस. तो ये मास हो गया. अब फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स बेसिकली, सो डाउनवर्ड फोर्स on this element is how much? So that is df, which is equals to mass of the element into gravitation, acceleration due to gravity, है ना, gravitational acceleration. ये हो गया फोर्स. ठीक है, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट. तो जब इस एलिमेंट पे इतना फोर्स है डाउनवर्ड, तो ये अपने जस्ट नीचे के एलिमेंट पे, जो कि इसके जितना ही एरिया वाला है, यानी कि यूनिट एरिया वाला है, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा. तो द प्रेशर अप्लाइड बाय दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी द डाउनवर्ड फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया आपको पता है यूनिट ही है. सो dp इज ऑल्सो गोइंग टू बी रो dh इंटू जी. एंड बेसिकली ये तो वैल्यू वाइज हो गया, dp की वैल्यू है ना, लेकिन प्रेशर जो डिक्रीज होता है तो हम माइनस dp ले लेंगे, है ना. प्रेशर डिक्रीज होता है एज वी इंक्रीज दी हाइट, क्योंकि dh हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है ना, dh अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रेशर घटता है. ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटता है. पहले तो हमने वैल्यू निकाली, फिर एक प्रॉपर साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है. अब ये तो हो गया चेंज इन प्रेशर जब हम यहाँ से यहाँ गए, है ना. तो इतना प्रेशर है बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस. लेकिन ज़मीन से यहाँ तक भी तो कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा. यहाँ पे नीचे भी तो एक एयर कॉलम होगा ना, एयर कॉलम जिसका कुछ प्रेशर होगा. तो वो प्रेशर पी भी तो कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो एक इक्वेशन आई थी ऊपर डी पी बाई पी, इसको भी तो यूज़ करना है. सो डी पी तो आपने निकाल लिया, अब आपको पी भी कैलकुलेट करना है ना. सो प्रेशर के लिए पहले हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन we can write PV is equals to nRT. So pressure will be nRT by V. अब n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल. और मास की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर, वेयर डेंसिटी कैन बी टेकन एज एवरेज डेंसिटी ओवर एन इंटरवल फ्रॉम अर्थ टू दैट लेयर. सो ये आ जाएगा. अब इससे वी वी कैंसल हो जाएगा. सो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम ओ हो जाएगा, राइट. तो इसे एक इक्वेशन बी कह देते हैं और इसे इक्वेशन ए कह देते हैं. अब बी और ए को डिवाइड करते हैं. सो देयरफॉर डी पी बाई पी, मतलब डिवाइड करके, है ना, डिवाइड डिवाइड ए बाई बी, ऐसा कर देते हैं. तो डी पी बाई पी, अच्छा डी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस रो डी एच जी, माइनस रो डी एच जी. सो माइनस रो डी एच जी डिवाइडेड बाई रो आर टी बाई एम ओ, रो आर टी बाई एम ओ. सो रो और रो कैंसल हो गया. सो डी पी बाई पी की वैल्यू आई है माइनस जी डी एच एम ओ बाई आर टी, करेक्ट है. अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी भाई वो, सबसे पहले वाली वन, इक्वेशन वन थी. तो हमें क्या मिलेगा, गैमा बाई गैमा माइनस वन डी टी बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस जी डी एच एम ओ बाई आर टी, करेक्ट, यही मिलेगा. सो डी एच एम ओ बाई आर टी. सो यहाँ पर टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा. डी टी बाई डी एच जो आएगा वो आएगा, एक सेकेंड, डी टी बाई डी एच किया ना, तो एम ज़ीरो जी माइनस रहेगा ऑब्वियसली, एंड नीचे आर भी रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा गैमा माइनस वन अपॉन गैमा हो जाएगा, करेक्ट. अब माइनस साइन आप अंदर ले लीजिए. सो डी टी बाई डी एच इज इक्वल्स टू एम ज़ीरो जी बाई आर
1 माइनस गैमा अपॉन गैमा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट जब इस चीज़ के हिसाब से, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आ रहा है, मतलब 10 डिग्री घटता है हर किलोमीटर से। जैसे 1 किलोमीटर आप ऊपर जाते हैं तो 10 डिग्री घटता है, घटना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बट रियलिटी में जो चेंज हमें देखने को मिला वो 5 से लेके 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब किसी किसी 1 किलोमीटर में 5 डिग्री घटता है, किसी किसी में 6.5 डिग्री घटता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि एक तो जो एयर है वो पूरी तरीके से आइडियल नहीं है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और साथ में ही हमने इसमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर होगा, है ना? और बेसिकली वाटर वेपर होगा, नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, है ना? तो उसकी वजह से लैप्स रेट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दैट्स इट, दिस वाज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमने जो है वो यूज़ करके लैप्स रेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।